हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। दिस इज़ अंकिता हेयर। जो हमने लास्ट क्लासेस किए हैं वो पॉलिटिकल ट्रेडिशन पे और एक यूनिट कंप्लीट भी कर लिया जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की है। और चलो आज हम एक और मस्त सा सेशन कर लेते हैं। आप यार सपोर्ट करो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं पढ़ाती रहूँ, आप देख नहीं रहे हैं क्लासेस को, ठीक है? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस जो पहले वाली पॉलिटिकल ट्रेडिशन का लेक्चर था उसमें हमने जो पहले 4 ट्रेडिशंस दी हुई हैं जिसके अंदर मार्क्सिज्म था, सोशलिज्म था और वो लिबरलिज्म था, वो सब हमने कवर कर लिया, ठीक है? आज जो है उसके अंदर आएगा फेमिनिज्म। पहला ये मेरा फेवरेट टॉपिक है सबसे ज़्यादा, ठीक है? उसके बाद है इकोलॉजिज्म। और जो ये ट्रेडिशंस हैं या थियोरी का जो टॉपिक है ये भी मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे सबसे अच्छा पॉलिटिकल साइंस में यही लगता है। उसके बाद है मल्टी कल्चरलिज्म नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है? चलो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला आता है फेमिनिज्म। तो जो फेमिनिज्म है वो कंसर्न है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो फेमिनिज्म इज कंसर्न विद द स्टेटस एंड रोल ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी इन रिलेशन टू द मैन। कि जो सोसाइटी के अंदर वुमेन का रोल है, जैसे कि आप सभी को पता है, तो फेमिनिज्म उससे कंसर्न्ड है, ठीक है? उसके बारे में देखता है कि वुमेन कहाँ सबऑर्डिनेटेड है, कहाँ उन्हें राइट नहीं मिल रहे, उस चीज़ के बारे में फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी उसके लिए कंसर्न्ड है। इट होल्ड दैट वुमेन हैव सफर्ड एंड स्टिल सफरिंग इनजस्टिस बिकॉज ऑफ देयर सेक्स। कि ओनली उनके सेक्स की वजह से वो इनजस्टिस को सफ़र कर रही हैं। मतलब उनके ऊपर जो डिनोमिनेशन हो रहा है मेल्स का, उन्हें सफ़र कर रही है ओनली बिकॉज ऑफ देयर सेक्स। इट रेजेज द वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इन्फीरियर स्टेटस अकॉर्डिंग टू द वुमेन इन द सोसाइटी। जो वुमेन को स्टेटस दिया है सोसाइटी ने, उसमें वुमेन्स को इन्फीरियर स्टेटस दिया है, तो उसके अगेंस्ट में जो ये फेमिनिज्म है वो वॉइस रेज करता है। जैसे कि इसका मेन कारण है जो पैट्रियार्की सोसाइटी है, ठीक है? ठीक है, पैट्रियार्की की वजह से। पैट्रियार्की मतलब होता है कि जो फादर की तरफ से जो डिसेंट चली आती है वो पैट्रियार्की है। अर्ली फेमिनिज्म इमर्ज इन द वेक ऑफ इनलाइटनमेंट। जब इनलाइटनमेंट की एज आई थी तो फेमिनिज्म उस टाइम पे जो बहुत ही पहले जो इमर्ज हुआ था वो इनलाइटनमेंट की एज में हुआ था, जब मैंस के लिए राइट की डिमांड की गई थी, ठीक है? जो इनलाइटनमेंट एज थी उसमें राइट ऑफ मैंस की बात की गई थी, मेल्स के लिए राइट की बात की गई थी। तब काफ़ी ऐसे राइटर हुए जिन्होंने वुमेन राइट्स की भी बात की, ठीक है? इसमें जो थिंकर्स आते हैं, जो अर्ली राइटर थे वो थे मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, जिनका जो ऐसे है द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, ऑफ वुमेन, जो उन्होंने लिखा था, उसमें वुमेन की राइट की बात की। उसके बाद है हैरियट टेलर, देन जे.एस. मिल, ये सभी इंग्लैंड से थे, इंग्लैंड के फ्री थिंकर थे, ठीक है, जिन्होंने वुमेन के बारे में लिखा। उसके बाद है जीन जैक्यूज डेरिडा, ये सॉरी जीन जैक्यूज रूसो, रूसो हैं ये, डेरिडा नहीं है, ठीक है? ये इंग्लैंड से नहीं थे वैसे। और इन्होंने जो द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी उसके ऊपर लिखा है कि जो इनइक्वालिटी मेल्स और फीमेल के बीच में है वो किस लिए है, किस वजह से है, ठीक है? ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की कौन कौन सी स्ट्रीम्स है ये देख लेते हैं। फेमिनिज्म की वैसे बहुत सारी स्ट्रीम है, ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो यहाँ मेंशन कर दी है। पहला है लिबरल फेमिनिज्म, जो लिबरल वेज में बिलीव करता है। उसके बाद रेडिकल फेमिनिज्म, जो बिल्कुल ही रेडिकल पे है। रेडिकल मतलब होना किसी चीज़ का एक्सट्रीम होना, बिल्कुल ही अपोजिट हो जाना, ठीक है? उसके बाद है सोशलिस्ट फेमिनिज्म, जो सोशलिज्म में बिलीव करता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लैक फेमिनिज्म, जो ओके ये आगे एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद है इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म के काफ़ी ब्रांचेस है, ब्लैक फेमिनिज्म के काफ़ी ब्रांचेस है, बट हमारे जैसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही मेंशन किया है, ठीक है? पहला आता है लिबरल फेमिनिज्म। क्या है जो लिबरल फेमिनिज्म है? वो सबसे पहले, मतलब फेमिनिज्म के अंदर अर्लीस्ट ट्रेंड है। सबसे पहले जो फेमिनिज्म आया वो लिबरल फेमिनिज्म ही था, जिसमें राइट्स के लिए बात की थी कि इक्वल राइट दिया जाए, वुमेन कहीं से सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है? वुमेन की कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट हो लिबरल मीन्स के थ्रू, ठीक है? ये कहता है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म एक्सेप्ट दैट
accept the liberal assumptions about the value to be accorded to the individual and freedom but campaigns to realization of women as well as men. ये कहते हैं कि जो लिबरल वैल्यूज़ थी, लाइक इंडिविजुअलिटी वैल्यू थी, फ्रीडम की वैल्यू थी, ठीक है, लिबरल फेमिनिस्ट हैं, वो इन चीज़ों को मानते हैं, बट वो कहते हैं कि ये चीज़ें क्लियरली वुमेन और मेंस को बराबर मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए, ठीक है, उसको एडवोकेट करते हैं. उसके बाद एक्सपोनेंट आते हैं लिबरल फेमिनिज्म के, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, जिन्होंने वुमेन्स के इक्वल राइट की बात की थी. इनकी बुक है द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, ये याद रखना. उसके बाद नेक्स्ट आता है जो J.S. मिल है. उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटी फ्रेडन, और नेक्स्ट है करोल पेटमैन, ठीक है. एक मिनट, मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ. पहले एक चीज़ हमारी बाकी रह गई, ठीक है, वो करवाती हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है. पहला एक चीज़ है हमारी जो एक मिनट, पॉइंट रखा है, ओके. एक होता है सेक्स, ठीक है, एक दूसरी टर्म होती है जेंडर. तो सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस है जो एक वुमेन और मैन के बीच में होता है, और जो बाय बर्थ होता है, ठीक है, जो बाय बर्थ है, जिसे हम अल्टर नहीं कर सकते, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते. उसके बाद एक जेंडर होता है. जेंडर है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, और ये नॉर्मली एसोसिएटेड होता है जो कल्चर बनाता है. लाइक एक मेल होने के नाते क्या उसके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, लाइक वो रूड होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, और रोने वाली बात की रोना नहीं है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है, जो मस्कुलिनिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, मैस्कुलिनिटी, ठीक है. उसके बाद फीमेल के साथ में एसोसिएट करते हैं, लाइक फीमेल को सॉफ्ट होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, उसे फेमिनिटी बोलते हैं, ठीक है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते. इसलिए जो फेमिनिस्ट थॉट है वो नॉर्मली जेंडर से रिलेटेड है. फेमिनिस्ट कहते हैं कि जो डिफरेंस है, मतलब जो गॉड बाय बर्थ है उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो सोशली जो डिफरेंस बनाया हुआ है उसे अल्टर करने की ज़रूरत है, जो सिस्टम है उसे चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है. अब आता है जो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट है, उन्होंने अपना ऐसे लिखा था, उसमें उन्होंने इक्वल राइट्स की डिमांड की थी. उसके बाद जो J.S. मिल है, उन्होंने भी ये कहा था कि वुमेन कहीं से इन्फीरियर नहीं है सोसाइटी के अंदर, ठीक है. उसके बाद बेटी फ्रेडन, इनका जो फेमस ऐसे है वो है द फेमिनाइन मैस्टिक्यू, और इनके अंदर इन्होंने कहा है कि जो वुमेन का रोल होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर भी बराबर होना चाहिए, प्राइवेट लाइफ के अंदर भी बराबर होना चाहिए, या फिर जो वर्क प्लेस जहाँ पे वुमेन काम कर रही है वहाँ पर भी बराबर होना चाहिए. नेक्स्ट आता है द सेकेंड स्टेज, ये भी इनका ही ऐसे है. इन्होंने लाइक मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की तरह ही बात की है, सेम कि वुमेन को इक्वल राइट की बात की है. उसके बाद है कैरोल पेटमैन, उनका ऐसे है द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियोरी थी उसमें कहीं पर जो वुमेन्स की बात नहीं हुई, वहाँ पे हुआ था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मतलब कोई डिवीज़न नहीं होगा और सोसाइटी इक्वल हो जाएगी, ठीक है. बट ये कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ऐसा होना ये एक माइथ है, उसके ऊपर हाईलाइट करते हैं, ठीक है. और जो लिबरल फेमिनिज्म है वो लगभग लाइक लिबरल अजम्पशंस पे चलता है, वो सब आप समझ गए ना, ठीक है. उसके बाद हम सॉरी, एक चीज़ मुझसे गलती हो गई, वो है मैरी, जो ये द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन है, ये वाला J.S. मिल का ऐसे है, ठीक है. सॉरी, पिछली स्लाइड में भी यह गलती हो गई मुझसे. उसके बाद जो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का ऐसे है वो है द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है, जिसमें वो वुमेन के राइट के लिए बात करती है. और उन्होंने ये ऐसे लिखा था 1792 के अंदर,
1792 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म लाइक बिल्कुल ही रेडिकल होने के लिए बात करता है, एक एक्सट्रीम पॉइंट पे बात करता है, ठीक है। रेडिकल फेमिनिज्म फोकसेस ऑन ऑल प्रिवेलिंग focuses on the all prevailing male domination and for overturn of the gender oppression। जो gender oppression हो रहा है वुमेन्स का, उसको बिल्कुल ओवरटर्न करने की बात करता है कि बिल्कुल अपोजिट कर दो, ठीक है। वुमेन को ऊपर रखा जाए, मेल्स को नीचे रखा जाए, सोसाइटी मैट्रिलिनियल होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इमर्ज इन द मिड 20th सेंचुरी। जो ये रेडिकल फेमिनिज्म ये मिड 20th सेंचुरी में आया था, और इनके जो एक्सपोनेंट है वो है वर्जीनिया वुल्फ। सबसे पहले इनका ऐसे आया था, ऐसे का नाम था ए रूम ऑफ वंस ऑन, ठीक है, जिसके अंदर वो मैन कैसे वुमेन को एक साइकोलॉजिकली सोशली डोमिनेट करता है उसे बताती है। उसके बाद है साइमन डी बिवॉयर। इन्होंने जो सिगमंड फ्रेड है, उनकी जो फेमस डिक्टम है एनाटॉमी इज डेस्टिनी, ठीक है, उसे बिल्कुल अपोजिट का है। वो कहते हैं कि वुमेन इज नॉट बोर्न बट मेड, कि वुमेन बोर्न नहीं होती, उसे बनाया जाता है। वुमेन इज नॉट बोर्न बट मेड, ठीक है, कि वुमेन पैदा नहीं होती है, उसे बनाया जाता है, ठीक है, ये कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है सुलेमित फायरस्टोन। जो सुलेमित फायरस्टोन है, इनका ऐसे है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। इनका मानना है कि जो वुमेन की कंडीशन है वो ओनली जो कल्चर डोमिनेशन है उनकी वजह से नहीं है। जो वुमेन की कंडीशन है वो उसके बायोलॉजिकल जो उसका सिस्टम है उसकी वजह से है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो उनकी वजह से, जो उसका बायोलॉजिकली इंफीरियर स्टेटस जो गॉड ने दिया है उसकी वजह से है। और उनका मानना है जैसे कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ या फिर मिल्क फीडिंग के लिए आ रहे हैं पाउडर्स, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि माँ ही फीड कराए, माँ के ऊपर ही बच्चा डिपेंड करे, लैक्टेटिंग मदर के ऊपर ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्होंने ऐसा कहा है कि इन चीज़ों को थैंक्स बोलना चाहिए, इसकी वजह से जो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसे करना ही था उससे वो फ्री हो पाएगी, ठीक है, उनका ये मानना है। उसके बाद नेक्स्ट है केटी मिलेट। केटी मिलेट ने भी रेडिकल होके ही लिखा है, उनका ऐसे है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है। और वो कहते हैं जो सेक्स का रिलेशन है वो डायरेक्टली पावर से रिलेटेड है, ठीक है, और पावर को सपोर्ट करती है आइडियोलॉजी, तो उससे जो मेल है वो डोमिनेट करते हैं। और जो केटी मिलेट है और सुलेमित फायरस्टोन है, इन्हें हम जो रेडिकल फेमिनिज्म है इनकी बैकबोन भी कहते हैं, और इनके मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो दो पिलर हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। सोशलिस्ट फेमिनिज्म या सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट रिकॉग्नाइजेस टू फोल्ड डिवीजन ऑफ द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है वो टू फोल्ड डिवीजन में डिवाइड करते हैं। जो फेमिनिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है वो कहते हैं पहला है मैन और वुमेन का डिवीजन, जिसमें मैन डोमिनेट करता है, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो उनमें मैन डोमिनेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटलिस्टिक एंड वर्कर, इन विच कैपिटलिस्टिक डोमिनेट, ओके। It holds that capitalistic as well as men both are beneficiary of the women's subordination। ये कहते हैं कि जो वुमेन का सबॉर्डिनेशन है उसके बेनिफिशियरी मैन भी है और जो कैपिटलिस्टिक है वो भी, ठीक है। उसके बाद इसके एक्सपोनेंट आते हैं चार्ल्स फूरियर, ठीक है। उसके बाद है फ्रेडरिक इंगल्स, जिन्होंने बुक लिखी है द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ये बुक आई हुई थी 2020 के अंदर, इसका पूरा नाम पूछा हुआ था। उसके बाद है शेलर रोबैथम, ठीक है, ये नेक्स्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लैक फेमिनिज्म। जो ब्लैक फेमिनिस्ट है वो कहते हैं कि जो वाइट वुमेन्स हैं उनकी सुपीरियरिटी ब्लैक के ऊपर है, ठीक है। वो कहते हैं कि फिर फेमिनिज्म की बात कहाँ हो रही है जब वाइट वुमेन ही जो ब्लैक वुमेन है उन्हें इन्फीरियर समझ रही है, ठीक है। तो दे सेड दे आर डबल सफरर, वो डबल सफरर है, एक तो मेल के डोमिनेशन से
और एक जो वाइट वुमेन है उनकी डोमिनेशन से वो डबल सफरर हैं, ठीक है। उसके बाद है दे रिजेक्ट यूनिवर्सल सिस्टरहुड ऑफ वाइट वुमेन। वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सल सिस्टरहुड ऑफ वुमेन है, वाइट वुमेन जो वाइट वुमेन उन्होंने चलाया था, वो एक फॉल्स है, क्योंकि जो वाइट वुमेन है वो जो ब्लैक वुमेन है उन्हें अपना नहीं समझ रही है, ठीक है। तो उसे बिल्कुल रिजेक्ट करती है। दे डिमांडेड फर्स्ट टू एंड रेसिज्म। वो कहती है पहले रेसिज्म को एंड करो, फिर ओनली फेमिनिज्म की बात की जा सकती है, फिर सिस्टरहुड की बात की जा सकती है। इसके जो एक्सपोनेंट है वो है बेल हुक्स, किम्बरले क्रेन्सा, देन एंजेला डेविस एंड देन पैट्रिकिया हिल्स कॉलिन, ठीक है। ये इनके एक्सपोनेंट। नेक्स्ट आता है जो इको फेमिनिज्म है। इको फेमिनिस्ट है वो इकोलॉजी की भी बात करते हैं और फेमिनिज्म की भी बात करते हैं। इको फेमिनिस्ट एनालाइजेज द कनेक्शन बिटवीन वुमेन एंड नेचर एंड एड्रेसेस द पैरेलल्स बिटवीन द ऑपरेशन ऑफ नेचर एंड ऑपरेशन ऑफ वुमेन। वो इको फेमिनिस्ट है, वो वुमेन और नेचर के रिलेशन को देखते हैं और मतलब कंक्लूजन उनका ये होता है कि जैसे वुमेन का ऑपरेशन हो रहा है मेल्स के द्वारा, वैसे ही जो नेचर का ऑपरेशन है वो भी मेल्स ही कर रहे हैं। यानी उनका मानना है कैपिटलिस्टिक कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, और वो कौन है? मेल, ठीक है। इनका ये मानना है। दीज पैरेलल इंक्लूड सीइंग वुमेन एंड नेचर एज प्रॉपर्टी, कि वो क्या क्या पैरेलल ड्राई करते हैं कि वुमेन और नेचर को मैन एक प्रॉपर्टी की तरह लेता है, ठीक है। सीइंग मैन एज क्यूरेटर ऑफ वुमेन एंड नेचर, वो मानते हैं कि जो मैन है वो कर्सर है, मतलब क्रश करता है वुमेन को और नेचर को, ठीक है। उसके बाद है इको फेमिनिज्म एम्फेसाइज दैट बोथ मैन एंड वुमेन एंड नेचर मस्ट बी रेस्पेक्टेड। वुमेन और नेचर इक्वली रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, मेंस को। और मतलब और एक एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज, वो अब बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, और जो गांव की वुमेन्स हैं उन्हें ही जाके पानी लेके आना पड़ता है। ये तो है नहीं, मेल्स लेके आते हैं। सब जो नेचर का डैमेज हो रहा है, तो वुमेन आर डायरेक्टली सफरर ऑफ दैट, ठीक है। ये हमारा फेमिनिज्म आ गया। फेमिनिज्म के अंदर और भी हैं कि कल्चर फेमिनिज्म वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रीम है, बट हमें इतना ही करना है। उसके बाद जो आता है वो है वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, वेव्स भी इम्पोर्टेंट है उसकी। पहली जो वेव आई थी वो थी जब लेट 19th सेंचुरी या फिर अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, जब वुमेन्स के राइट की बात की गई, वुमेन के सफरेज के लिए बात की गई, मतलब उन्हें इक्वल राइट हो वोट देने का और पढ़ने का, वो सब बात की गई, ठीक है। उसमें एक्सपोनेंट आ जाएंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, J.S. मिल, वो सब आ जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो सेकंड वेव आती है 1960s एंड 70s में, ठीक है, जो कि रेडिकल फेमिनिज्म ज़्यादा डोमिनेट करता है उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो थिंकर होते हैं वो सुलेमित फायरस्टोन और केटी मिलेट, उन्होंने ज़्यादा डोमिनेट किया है। और ये जो 1970s की वेव थी, ये लाइक रेडिकल वेव थी और बहुत ज़्यादा ओवरटर्न की बात करती है कि जो भी सिस्टम है उसे ओवरटर्न करना है, ठीक है। उसके बाद आता है इकोलॉजिज्म, ठीक है। Ecologism is a new political tradition based on the position that non-human world is worthy of moral consideration and it should be taken into account in social, political and economic system. Ecologism कहता है कि जो नॉन ह्यूमन वर्ल्ड है हमारा, वो हमें मोरल कंसिडरेशन में लेना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। वो एक एक्सप्लॉयटेशन करने की चीज़ नहीं है, हम सिर्फ उसका एक्सप्लॉयटेशन करते रहें। हमारा जैसे कि जो भी बर्डन है, पोल्यूशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब चीज़ों को सहना किसे पड़ रहा है? जो नॉन ह्यूमन वर्ल्ड है, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को माइंड में कंसीडर करके चले, ठीक है। इकोलॉजिज्म ये कहता है, और ये कहता है जब हम मतलब उसको सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में हम इंक्लूड करें हम, ठीक है।
उसके बाद है ग्रीन पॉलिटिक्स और इकोलॉजिज्म ड्रा अटेंशन टू द इम्बैलेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। जो नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में जो इम्बैलेंस है उसकी बात करता है। कहता है कि ये इम्बैलेंस ये ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है और हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं करनी है कि जो बहुत ही इम्बैलेंस हो, जिससे हमारा नेचर इफेक्टेड हो। ठीक है, हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। उसके बाद आता है इकोलॉजिज्म अडोप्टेड इकोसेंट्रिक एंड बायोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव दैट अकॉर्डेड प्रायोरिटी टू द नेचर। इससे पहले जो पर्सपेक्टिव होते थे वो ह्यूमन सेंट्रिक होते थे कि ह्यूमन के पास ही माइंड है। ठीक है, ह्यूमन ही सोल डिसीजन मेकर है कि इकोलॉजी में क्या करना है, कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करना है या कैसे यूज़ करना है। ठीक है, वो जो इकोलॉजिज्म है वो कहता है कि इकोसेंट्रिक है और बायोसेंट्रिक है, कि नेचर है वो ह्यूमन से ऊपर है, ह्यूमन नेचर से ऊपर नहीं है, ये नेचर को प्रायोरिटी। नेक्स्ट आता है हमारा इकोलॉजिज्म के अंदर भी 2 स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, पहला आता है डीप इकोलॉजिज्म। इट completely rejected the belief that human species is superior to any other species or the nature itself। ये completely reject करते हैं कि human superior नहीं है, वो कहते हैं nature superior है। ठीक है, human को कोई हक नहीं है कि वो nature को exploit करे या किसी तरफ से हानि पहुंचाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है shallow ecologism, जो जिसे हम humanist ecology भी कहते हैं। It preaches that if we serve natural world it will in turn कंटिन्यू टू सस्टेन लाइफ। वो कहता है कि अगर हम नेचर के साथ एक बैलेंस बना के चलेंगे, उसके साथ में एक कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे, तो जो नेचर है वो हमें सर्व करती रहेगी। ठीक है, अगर हम नेचर को सर्व करेंगे तो नेचर भी हमें सर्व करेगी। जो एक्सपोनेंट है इकोलॉजिज्म के वो आते हैं अर्नेस्ट फ्रेडरिक स्कूमेचर। ये इनका फेमस जो है वो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये इनकी फेमस बुक है 1974। ये इंपॉर्टेंट बुक है, मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जेम्स लवलॉक इन हिज फेमस राइटिंग गाइया। ठीक है, 1979 की। इससे भी 2020 के अंदर क्वेश्चन आ रहा था जिसमें गाइया हाइपोथेसिस पूछी गई थी। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट दी हुई थी, वो कौन सी हाइपोथेसिस है ये पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है अ रफ राइड टू द फ्यूचर। ये भी इनकी बुक है जेम्स लवलॉक की। उसके बाद है मूरे बुकचिन, देन रुडोल्फ बाहरो, देन कार्लोइन मर्चेंट। ठीक है, ये नाम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टीकल्चरलिज्म की जो ट्रेडिशन है वो। मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर होती है। मल्टीकल्चरलिज्म कवर्स डिफरेंट सब लिटरेचर लाइक स्टडी ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। लाइक हम जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलती है कि किसी की आइडेंटिटी जो लैंग्वेज से रिकॉग्नाइज होती है या फिर उसके कल्चर से रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वो होता है। उसके बाद है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, कि रिकॉग्नाइज किया जाए। जैसे कि हमारे जो कंट्री में काफ़ी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जैसे कि नागा ग्रुप या बहुत सारे ग्रुप हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के अंदर भी हैं, इस साइड में नॉर्दर्न साइड में भी है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए एक सेपरेट नेशन, या फिर हमें स्पेशल राइट्स दिए जाएं, वो रिकॉग्निशन की पॉलिटिक्स होती है। उसके बाद है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये कहते हैं कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो लैंग्वेज बेस पे हो, एथनिक हो, रेशियल हो, कैसे भी हो, वो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट हो, मतलब कि हम अपना नेशन खुद बना सकें। ठीक है, वो राइट हो, हम नेशन से सक्सीड हो पाए। उसके बाद आता है द पॉलिटिक्स ऑफ मल्टी नेशनल सिटीजनशिप, कि मल्टी नेशन की सिटीजनशिप हम ले सकते हैं, वो पॉलिटिक्स। उसके बाद सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स। जो सेकुलरिज्म है उसके हर कंट्री के लिए डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, इसकी एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं दे सकते। जैसे इंडिया के लिए मीनिंग है कि इंडिया किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, ऑफिशियली हमारा कोई रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है रिलीजियस डाइवर्सिटी। जो रिलीजियसली जो डाइवर्सिटी है वो भी मल्टीकल्चरलिज्म के अंडर ही कवर होती है। देन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिजिनिटी। इंडिजिनिटी का मतलब होता है जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं। ठीक है, मूल लोग होते हैं वहाँ के, जो ओरिजिनल इनहेबिटेट्स होते हैं वहाँ के, वो उसकी पॉलिटिक्स की ओरिजिनल जो इनहेबिटेट है वो कहते हैं ये हमारी कंट्री है। या फिर जैसे इंडिया के अंदर एक चलता रहता है कि जो इंडिया है वो द्रविड़ कंट्री है,
और जो आर्यंस है वो बाहर से आए हैं, तो ओरिजिनल द्रविडियन होंगे, ठीक है। इस टाइप से वो जो पॉलिटिक्स चलती रहती है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिजिनिटी, ये सभी मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर कवर होते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म रिफ्लेक्ट अ पॉजिटिव व्यू ऑफ कम्युनल डाइवर्सिटी। मल्टीकल्चरलिज्म पॉजिटिव व्यू लेता है कम्युनल डाइवर्सिटी को, ठीक है। जो भी कम्युनल डाइवर्सिटी है किसी की रिलीजन बेस पे या रेशियल बेस पे या एथनिक या लैंग्वेज बेस पे जो डिफरेंसेस हैं, उन्हें एक पॉजिटिवली लेता है कि डाइवर्सिटी एक साथ रह के मिलके एक कल्चर में रहेंगे, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म से ही आगे चल के आता है कोस्मोपॉलिटिज्म, कि कोस्मोपॉलिटिज्म जिसके अंदर जो सभी कल्चर है वो मिक्स होते होते एक ऐसा कल्चर बन जाएगा जो हर जगह हो जाएगा, ठीक है, कि हर कल्चर से हम कुछ ना कुछ अडोप्ट कर लेंगे। लाइक जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से कोस्मोपॉलिटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद है इंडिविजुअल्स आर सीन एज कल्चरली एम्बेडेड क्रिएचर हु मल्टीकल्चरलिज्म ये मान के चलता है जो इंडिविजुअल है वो कल्चरली एम्बेडेड हैं, ठीक है, वो कल्चर से निकल के आते हैं। हु ड्राइव्स देयर अंडरस्टैंडिंग मोरल बिलीफ एंड सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी फ्रॉम द कल्चर इन विच दे लिव। जिस भी कल्चर में वो रहते हैं वहाँ से वो अपना मोरल बिलीफ या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंटली होती है वो वहीं से लेते हैं। उसके बाद या फिर उनकी जो सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, उनकी जो आइडेंटिटी अभी है वो भी वो उनके कल्चर से आती है। एंड कहाँ गए, विच दे लिव एंड डेवलप, जो भी वो मतलब अपने अंदर डेवलप करते हैं आइडेंटिटी, उनकी बिलीफ, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो सब कल्चर से आता है। सो डिस्टिंक्ट कल्चर नीड टू बी प्रोटेक्टेड, जो अलग अलग कल्चर है उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ये मानते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेंथन पार्टिकुलरली व्हेन दे बिलोंग टू माइनॉरिटी, जब माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें बचाया जाए, उन्हें स्ट्रेंथ किया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म कौन कौन है, चार्ल्स टेलर हैं, उसके बाद है भिखू पारेख हैं, देन जेम्स टूली हैं, देन जर्मी वोल्ड्रॉन है और विल किमलिका है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ शिफ्ट फ्रॉम मॉडर्निटी टू पोस्ट मॉडर्निटी फ्रॉम 1970s। जो इससे पहले पोस्ट मॉडर्निज्म से पहले मॉडर्निज्म था जहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो डोमिनेट करती थी, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक रिएक्शन की तरह मॉडर्न इमर्ज हुआ था, मॉडर्निटी की रिएक्शन, ठीक है। मॉडर्निटी से एक शिफ्ट है पोस्ट मॉडर्निटी, ठीक है। मॉडर्निटी के अंदर इनका मानना था कि मॉडर्निटी की वजह से इंसान बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया, सोसाइटी को इम्पोर्टेंस खत्म हो गई, ठीक है। तो इस वजह से ये पोस्ट मॉडर्न पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम आगे मूव करते हैं फिर बताते हैं। मॉडर्न सोसाइटीज वर सीन टू बी स्ट्रक्चर्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्लास सॉलिडिटी। जो मॉडर्न सोसाइटी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब उन्हें देखा जाता था, और क्लास सॉलिडिटी मतलब कि उसमें दो क्लासेस बनी हुई थी, एक थी वर्कर क्लास, एक जो कैपिटलिस्टिक क्लास थी। उसके बाद सोशल आइडेंटिटी वाज डिटरमाइंड बाय द वंस पोजीशन विद इन द प्रोडक्टिव सिस्टम, कि प्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब उसके पास कितना मटेरियल है, कितनी उसकी मनी है, कितनी उसकी इनकम है, उससे सोशल स्टेटस जाना जाता था। बट द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज आर व्यूड एज फ्रेगमेंटेड, कि पोस्ट मॉडर्न जो सोसाइटी है वो फ्रेगमेंटेड है। ऐसा नहीं है कि एक ओनली मनी आपका स्टेटस डिसाइड करेगी, ठीक है, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी वो भी डिसाइड करेंगी। अलग अलग जो कल्चर के लोग हैं वो एक साथ रहेंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, प्लूरलिस्टिक है, मतलब बहुत सारे कल्चर के, बहुत सारी डाइवर्सिटी के लोग एक साथ रह रहे हैं। इन विच इंडिविजुअल आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल को ओनली एक प्रोड्यूसर ही नहीं माना जाएगा, वो एक कंज्यूमर भी है, ठीक है। उसके बाद है एंड इंडिविजुअल रिप्लेसेस क्लास, जो क्लास का सिस्टम चलता था पहले, वर्कर क्लास, कैपिटलिस्टिक क्लास, अब उसकी जगह इंडिविजुअलिज्म आएगा, ठीक है। एक इंसान जो इंसान की अहमियत है उसे समझा जाएगा। देन रिलीजन एंड एथनिक लॉयल्टीज, मतलब कि जो रिलीजन और एथनिक लॉयल्टी है उसकी जगह पे इंडिविजुअलिज्म लेगा, ठीक है। उसके बाद है द सेंट्रल थीम ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी इज दैट देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ। पोस्ट मॉडर्निटी जिसे हम जो नो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस चीज़ को हम कहते हैं नॉन फाउंडेशनल, ठीक है, या फिर एंटी असेंशियलिज्म या फिर एंटी फाउंडेशनलिज्म, ठीक है।
ये दोनों वर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ये कहते हैं कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। इंसान, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यूनिवर्सल है। हर चीज़ ऐसी है जो नॉलेज है वो अंडरग्राउंडेड है। हमें हर चीज़ की नॉलेज नहीं है, इसलिए जो अंडरग्राउंडेड नॉलेज है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। इसलिए जो कोई भी ट्रूथ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, और किसी भी बात की हम सर्टेनिटी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका एक अलग डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, इसलिए कोई चीज़ फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म की यही थीम है। ठीक है, जो मॉडर्निटी थी वो तो कहती थी कि साइंस, जैसे मॉडर्निटी साइंस में बिलीव करती है, और साइंस एक ऑब्जेक्टिव है। साइंस सर्टेनिटी में बिलीव करती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होना है कि वो किसी भी टाइप का बाइसनेस नहीं होगा, उसके अंदर एक तरफ झुकाव नहीं होगा, और जो सर्टेन होगी साइंस, ठीक है, मतलब फिक्स होगी। बट जो पोस्ट मॉडर्निटी है वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्टेन कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, और कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ हर जगह लागू नहीं हो सकती। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न ये कहते हैं। उसके बाद है ऑल नॉलेज इज पार्शियल एंड लोकल। वो कहते हैं कि कोई भी नॉलेज, हमारे पास फुल नॉलेज नहीं है, हर नॉलेज पार्शियल है हमारे पास, आधी नॉलेज है हमारे पास, किसी भी चीज़ की पूरी नॉलेज है ही नहीं। तो इसलिए हम किसी चीज़ को ये कह दें सर्टेन है, यही फिक्स है, इसलिए वो गलत होगा। ठीक है, उसके बाद है लोकल है, हमारे पास बहुत कम नॉलेज है। देन एक्सपोनेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म आर मार्टिन हेडगर। उसके बाद है जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड, देन मिशेल फोकॉट, देन जैक्यूज डेरिडा एंड रिचार्ड रोटरी। ये इम्पोर्टेंट नाम है। ये क्वेश्चन पोस्ट मॉडर्निज्म का तो बहुत बार आता है कि इनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट नाम है। और जो मिशेल फोकॉट है, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर भी हैं, बट पोस्ट मॉडर्निस्ट भी है। इनका कहना था कि डिस्कोर्स ट्रांसमिट एंड प्रोड्यूसेस पावर, कि लैंग्वेज से पावर ट्रांसमिट और प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। लैंग्वेज एग्जिबिट पावर, या फिर डिस्कोर्स में पावर है। ठीक है, ओके। तो हमारे जो सारे जितने भी आइडियोलॉजी, जितनी भी ट्रेडिशंस दी हुई हैं, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ठीक है, वो मैंने कवर अप करवा दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो ऊपर कॉन्सेप्ट दिए हुए थे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, वो सब, वो मैं कवर अप अगली क्लास में करवाती हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें यार, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके लिए ही अच्छा है। जो मैं करवा रही हूँ मुझे लगता है कि काफ़ी हाई लेवल का है, इतना कोई टीचर नहीं देता है, इतना पेड कोर्सेज में होता है, और मैं फ्रीली आपको अवेलेबल करवा रही हूँ। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आती है। अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता आपको, अगर आपको हिंदी में स्लाइड चाहिए, आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके उन स्लाइड्स को बनाऊंगी। और जो वीडियो का PDF है, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ओके, अभी हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, विश यू अ वेरी हैप्पी डे।